लग रहा है कि विकास की बातें पीछे छोड़ दी गई हैं और राम या फिर हिंदुत्व को लेकर ही आगे की सियासत बढ़ाई जा रही है। और दूसरी तरफ बिहार से ये जो मंडल बनाम कमंडल की सियासत है, क्या 2024 में ही काम करेगा इन पार्टियों के लिए? आशुतोष जी। चित्रा जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप ये समझें तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और इंडिया गठबंधन ने जो जाति जनगणना का प्रश्न खड़ा कर दिया है और उसके बाद बिहार ने 2 कदम आगे जाकर उस रिपोर्ट को पब्लिक किया है और उसके आधार पर 65% आरक्षण की बात की है, तो बीजेपी को लगता है कि वो एक इनिशिएटिव, वो पहल अब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के पास है, लिहाजा उस पिच पर खेलकर आप अपनी सरकार या चुनाव नहीं जीत सकते। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मसले का निराकरण करने के लिए या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या काउंटर करने के लिए राम मंदिर के मुद्दे को उठाना ही पड़ेगा। ये अप्रत्याशित भी नहीं है और ये अचानक भी नहीं है कि अचानक योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट को लेकर अयोध्या जाते हैं, वहां कैबिनेट की बैठक करते हैं। लेकिन क्या राम मंदिर का ये मुद्दा 2024 में भी कारगर साबित होगा या नहीं साबित होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 के लिए 2 नैरेटिव होंगे। एक नैरेटिव जिससे सेक्युलरिज्म की बात होगी, कास्ट सेंसस की बात होगी, दूसरा बीजेपी का नैरेटिव होगा राम मंदिर के मसले पर, हिंदुत्व के मसले पर, और साथ ही साथ बीजेपी ये भी साबित करने की कोशिश करेगी कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है और इस पर ये लोग जो है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद कुलदीप जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। धीरेन्द्र जी, अब राम नाम के सहारे ही रहेगा क्या इंडिया गठबंधन? देखिए, राम नाम पवित्र है, उसका सहारा सदैव इस जीवन में, इस मूल्य में रहेगा। लेकिन जहां सरकार चलाने की बात है, जहां पे लोगों के विकास की बात है, हम राम राज्य की कल्पना अगर करते हैं तो उसके अनुरूप काम भी करते हैं, विकास भी कर रहे हैं, लोगों को सहायता भी पहुंचा रहे हैं और सकूनत भी दे रहे हैं। लेकिन आज बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, कल ही नीतीश कुमार जी का जो घिनौना चेहरा पूरे देश ने देखा है। आज जो आरक्षण की बात उन्होंने बढ़ाई है, हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े, उसका दायरा और सीमा बढ़े, बिल्कुल वो सही है। लेकिन पिछले 18 वर्षों से तो लगातार नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे हुए हैं। उसके पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी गद्दी पर बैठे हुए थे। आज भी हमारा पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है। ये शर्म की बात होनी चाहिए। और ये 18 सालों में इनको दायरा बढ़ाने की कभी याद नहीं आई। आज चुनाव के 10 दिन पहले उनको याद आती है। और जिस आरक्षण के सहारे हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आगे बढ़ाने की कल्पना करते हैं, आज उसी अंतिम पंक्ति का व्यक्ति मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है। महोदय मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल लिया है ना, बीच में मत टोकिए। आज उसी अनुसूचित जाति से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन मांझी जी को अपमानजनक शब्द नीतीश कुमार ने कहा। इसीलिए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने चिंता जाहिर की थी नीतीश कुमार जी की सेहत के बारे में। उन्होंने चिंता की थी कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से जनता दल के लोगों को उनको दिखलाना चाहिए। बिहार के लोग उनके हवाले पड़े हुए हैं, केवल जनता दल के लोग नहीं है। और आप चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी के चेहरे को आप लोग जैसे लेके घूमेंगे, हम लोग भी उनके चेहरे को उजागर करेंगे पूरे देश में कि नारियों के प्रति उनका क्या सोच है, उनकी कैसी नीयत है और क्या वो चाहते हैं। और पूरे भारत में अगर आपको मेरी जब मौका मिलता है नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लेते हैं आप लोग, जब वो खिसक कर उधर चले जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हम उनके खामियों को गिनाएंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ, शाहीन साहब आप आगे बोलिएगा। नीतीश कुमार जी एक सेकंड तो मैं नहीं, प्लीज 10 सेकंड। चित्रा जी, जब तक हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे, चरित्रवान के रूप में जाने जाते थे, सुशासन बाबू कहलाए। और जब संगत बदली है तो आज वो विधानसभा में जो दिखा वो दुशासन की सभा दिखी, सुशासन की विधानसभा मुझे नहीं दिखी। चलिए ठीक है, कुलदीप कुमार जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आज आप हमारे विशेष मेहमान हैं, बहुत स्वागत करते हुए बहुत लंबे समय के बाद आप आए हैं दंगल में। मेरा ये सवाल है कि जाति और धर्म, धन्यवाद, इसी पर चलेगी सियासत, इसी के जरिए 2024 को नापा जाएगा कुलदीप कुमार जी, क्योंकि आपके इंडिया गठबंधन की ओर से भी इसको लेकर आया जा रहा है। अब जाति के आधार पर बिहार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे मिलेगी क्या जीत? कुलदीप जी,
देखिए चित्रा जी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि हर सरकार का ये काम होता है कि जो भी लोग इस धारा में पीछे छूट गए हैं उनको बराबरी पे लेके आए सरकार, और हर तबके और वर्ग के लिए बराबरी सरकार काम करने का काम करे। जो लोग पीछे पंक्ति में छूट गए उनको शुरुआती पंक्ति में लेके आया जाए, आगे की लाइन में लेके आया जाए। हर सरकार का काम होता है, उसका धर्म होता है, उसको एक काम करना चाहिए। उसी में मैं आपको बता दूं, जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 8-9 सालों से है। अगर दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, वहां के बच्चे आज IIT के एग्जाम के लिए कर पाते, नीट के एग्जाम के लिए कर पाते, तो इसलिए कर पाते क्योंकि वहां पर सभी के लिए एक तरह की शिक्षा, समाज शिक्षा का व्यवस्था की गई ताकि हर गरीब से गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अफसर अधिकारी बन सके। हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था की, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की, वह गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए वो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का काम किया। हम दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली देने का काम करते हैं, वो गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति के लिए जो जरूरतमंद है उस जरूरतमंद तक वो सहायता पहुंचे, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी प्रतिबद्ध है। और इसी विकास के मॉडल को लेके हम जाति धर्म के मॉडल को लेकर नहीं जाते, इसी विकास के मॉडल को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और उसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी का नाम जाना जाता है कि देश भर के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में किसी ने काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वो डेवलपमेंट का मॉडल दिखाने का काम किया देश को। लेकिन आज जो आप जाति जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है वो तो होनी चाहिए, उसमें क्या दुराय है किसी को, सबको होनी चाहिए। कौन पीछे छूट गया है, कौन आगे आया है, किसकी तरक्की हुई है, किसकी नहीं हुई है, ये हर सरकार के पास डेटा होना चाहिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। फिर सरकार उसको देख के पॉलिसी बनाए, सरकार उसको इंप्लीमेंट करने का काम करे, उसके ऊपर काम करने का काम। जाति आधारित जनगणना दिल्ली में भी करवाएगी आपकी सरकार? तो मैंने कहा ना, मैंने कहा दिल्ली के अंदर तो चित्रा जी, दिल्ली और पंजाब में तो अब आप देखेंगे तो हर व्यक्ति के, मैंने कहा गरीब से गरीब, किसी जाति का, किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसके स्कूलों को शानदार करने का काम पिछले 8 सालों में केजरीवाल जी ने करने का काम किया। दिल्ली में चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, अगर आज वहां दवाइयां फ्री मिलती है, टेस्ट फ्री मिलते हैं, तो इसलिए मिलते हैं कि हर किसी के स्वास्थ्य। तो सबसे मेन एजेंडा जो है वो विकास का एजेंडा है, शिक्षा का एजेंडा है, एजुकेशन का एजेंडा है, हेल्थ का एजेंडा है। उस एजेंडे को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा। और उसको इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया तो अगर हम कहेंगे कि जाति के आधार पर हम उन तबकों को आगे बढ़ाने की बात करें, सर गरीबों को आप जाति के आधार पर क्या देखेंगे? उनको तो देखकर पता चल जाएगा कि कौन गरीब है कौन अमीर। बिहार में, यूपी में या देश के किसी भी हिस्से में आप जाइए, पंजाब में, राजधानी दिल्ली में, गरीब को देखने के लिए हमको जाति पूछने की जरूरत नहीं है। उसका रहन सहन, उसका खान पान, पढ़ाई का स्तर, सारी चीजों को देखकर खुद ब खुद आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने जाति आधारित जनगणना की वकालत की है, तो पंजाब में करवाएगी क्या सरकार 2024 के पहले? कुलदीप जी। देखिए चित्रा जी, मैंने तो आपको बताया ना, जो आपने बताया अभी, मैंने फिर कहा आपको कि अगर वो कोई भी पीछे छूट गया उस लाइन में तो निश्चित रूप से उसको आगे लेके आना चाहिए, आगे आना चाहिए उसको, निश्चित रूप से। उसमें क्या दोहरा है? तो वो जो करा रहे हैं उनको अपने स्टेट्स का पता होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली के, मैंने कहा ना, इस मॉडल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कोई वो नहीं है, हम कि जाति की धर्म की राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी केवल विकास की राजनीति करती है। पंजाब की बात कर लूं तो पंजाब में भी आज अगर स्कूल ठीक हो रहे, सबके लिए हो रहे, और 300 यूनिट अगर बिजली फ्री की गई है तो हर किसी के लिए की गई है, उसमें किसी को देख के नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार का एजेंडा है केवल और केवल काम की राजनीति, और ये भारतीय जनता पार्टी को शूट करता है। वो जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। हम उस ट्रैक पर राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी। सिद्धार्थ यादव जी, क्या बीजेपी को धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति सूट करता है, जो वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो कई बातें कही गई। मैं पहले तो बिहार की बात कर देता हूं। बिहार में बहुत बड़ा काम करवाया नीतीश जी ने, बहुत एक बड़ा सर्वेक्षण करवा करके और सबको लाभ पहुंचा दिया। क्या स्थिति है सर्वेक्षण में, क्या स्थिति आई है बिहार की? मात्र 7% लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं, 10% लोग हैं जो 12वीं तक पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 22% ही लोग हैं। अरे आरक्षण के देने के, बढ़ाने के बावजूद, सर्वेक्षण करने के बावजूद लाभ मिलेगा किसको चित्रा जी? आपसे बेहतर कौन जानता है? आरक्षण का लाभ है या तो एजुकेशनल क्षेत्र में या नौकरी में। ना बिहार में 2020 कोविड की महामारी के बाद ना नौकरियां बची, ना वहां पर शिक्षा का कुछ बचा। मैं पूछता हूं, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, 2020 के बाद वो कौन सी यूनिवर्सिटी है बिहार की जिसने कोविड क्राइसिस के बाद 3 साल की डिग्री को 4 साल से कम में दिया हो?
जहां ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं हो रही, वहां पे सर्वे 3 महीने में करवा दिया, और इतनी जल्दी थी कि उसका आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं करवाया, पहले बताया भी नहीं। और जब गरीबी की रेखा आई तो थोड़ा नीतीश जी ने उस पर भी ध्यान दिया था। 35% लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उन पर कुछ ख्याल किया। और दूसरी बात मैं चित्रा जी कहता हूं, आप मेरे को थोड़ा सा अवसर दीजिए, मैंने सबकी बात सुनी, मैं दूसरी बात कहता हूं, ये किनकी लड़ाई की बात हो रही है? 1.67% लोग हैं बिहार के अंदर जो सरकारी नौकरियों में, 1.67%, 16%, 1.67% वो है जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी इससे थोड़ा सा ऊपर। और सबसे ज्यादा कौन सा है? 16.73% जो मिस्त्री और मजदूर है। अरे जहां पर 16% मिस्त्री और मजदूर हैं, उनके लिए नहीं बोल पा रहे नीतीश जी। और 67% तो वो हैं जिनको या तो गृहिणी मान लिया गया है या फिर वो विद्यार्थी हैं, जो पूरे बिहार के उस परिप्रेक्ष्य में ना कहीं काम कर पा रहे हैं, ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। जिस प्रदेश की ऐसी स्थिति हो, जहां के मुख्यमंत्री ने उसको ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया हो, उस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया हो, वहां पर अगर ये जुमला नहीं है, अगर ये एक गेंद ऐसी नहीं है, अगर ये पॉलिटिकल उनके गेंद्स के लिए खेले जाने वाला एक खेल नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा? रही बात दूसरी, बहुत दर्द हो रहा था सबको कि राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। राम मंदिर को लेकर के हम राजनीति नहीं करते। गोलियां खाई हमने राम मंदिर बनवाने के लिए, 400 सालों की यात्रा है, अब वो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। आपको चिढ़ हो सकती है, आपका स्वागत है, चिढ़ रखिए, पर अगर आप उसके साथ खड़े होकर के अब आपके भी नेता रामलीला में जाकर के तिलक लगा रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं उसका, क्योंकि यही तो हमारी यात्रा थी कि आप भी आए। पर एक अंतिम बात मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, ये बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है। अब सुनिए, आपको मेरे को पता है चुभन लगी होगी, पर मेरी बात बस सुनिए, मैं 10 सेकंड बोल रहा हूं, मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। चित्रा जी, ये मोदी का मॉडल है, मोदी का मॉडल। यहाँ भव्य राम मंदिर भी बनता है और देश में 100 यूनिकॉर्न्स भी बनते हैं। यहाँ पर महाकाल का कॉरिडोर भी बनता है और 29 किलोमीटर पर डे की सड़क भी बनती है। यहाँ 3 करोड़ लोगों के सर पे छत भी आती है और देश भर में धर्म का प्रचार भी होता है। लोग खुले मन से आ पाते हैं, कोई तुष्टिकरण नहीं होता। ये मोदी का मॉडल है, जहाँ यूपीआई किसी को नहीं मिलती, हमारे लिए राजनीति नहीं है, स्मार्ट सिटी किसी को नहीं मिलती और हर मन कहाँ गिनाना? जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसका स्वागत होगा, हमें कोई नहीं आते हैं। बिल्कुल गिनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनाया जा रहा है चुनावों में। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य हैं। राम का नाम लेकर के हम बिल्कुल हर काम करेंगे और राम का नाम लेकर के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। राम का नाम लेकर के 2047 में हम भारत को विकसित करेंगे। अब शर्माने के लिए ये संकोच की राजनीति नहीं है, ये खुल करके राम राज्य की बात कर रहे हैं शाहीन साहब, भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य की बात कर रहे हैं शाहीन साहब। शाहीन साहब, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, राम ने आपको टेलीफोन किया कि मैं बीजेपी के साथ हूँ? अरे चित्रा जी, इनको पूछिए ना, राम ने इनको टेलीफोन किया, राम जी ने, कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। अरे आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इनको आप भगवान राम के लिए किस प्रकार की बात कर रहे हैं? राम ने आपको टेलीफोन किया, ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? अरे बता रहा हूँ शाहीन जी, आप माफी मांगे, ये क्या बात हुई बोलने की? राम ने आपको टेलीफोन किया, आप भगवान राम के लिए ऐसा बोलेंगे? मैं आपके भगवान के लिए कहूँ ये बात? ये इस प्रकार से आप देश की राजनीति में चलाएंगे? राम मंदिर पूरा देश के लिए कही जाए बात, आप ये मत बोलिए गलत कि है। राम मंदिर के नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको आप देश में विकास की बात कर नहीं सकते, जातियों में आप बांटना चाहते हैं और उससे बोला कि तब याद आया जब देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी है, जब पिछड़ों की बात हो रही है। क्या किया नीतीश जी ने पिछड़ों के लिए? नहीं, आपने गलत बोला है, बीजेपी वक्त आपने गलत बोला है, माफी जनता मांगिए। पार्टी राम की ने आपको मोहर फोन लगी करके होगी, बताया था वो राम मंदिर जाएगा, बाकी के लिए अंदर जाना जी क्या बात करते हो आप लोग? राम क्या खाली आपका है? राम हर सबके आराध्य है। भाजपा ने वो सर्टिफिकेट ले रखा है क्या? सुनिए मेरा सवाल सुनिए, शाहीन साहब सवाल सुनिए, पिछड़ों को शाहीन साहब कुचलते सवाल रहे, सुनिए, पिछड़ों की एक कभी सेकंड, आपने खाली राम अरे राम जी हर दिल के, वो तो हर दिल में है, हर घर में है। आप क्या राम के थे? राम जी ने फोन किया आपको? नहीं, आपने क्या, अब तो आपके दिल में आएंगे, बुलाया है क्या? अब तो आपको डंडा याद आ गया ना, जो चलने वाला है। वकील हूँ पेशे से, जो बात आप अरे बोल वो रहे हैं तो आपको मानना हमेशा, चाहूंगा मैं। अरे तुम लोग देश की अब तो आपको आजादी के टाइम पर, देश की आजादी के टाइम पर राम ने कहाँ थे? आपको फोन किया था, किस प्रकार की बात देश है की ये? आजादी के टाइम पर कहाँ थे? तब कहाँ थे आप? अरे छोड़िए, बता रहे हो, हमें सिखा रहे हो, जिनने देश को बनाया, यही जेडीयू की देश के सोच लिए है, कुर्बानी यही पूरे विपक्ष की हमें सोच है। बताओगे आज? कभी चलिए राम ठीक है, काल्पनिक लगता है, कभी आपको उसके ठीक है सर, प्रमाण हो गए। चाहिए। तू मैं से आगे निकलते हुए विपक्ष सही बोलता है, ठीक है, अब सवाल सुनिए, सवाल सुनिए प्लीज। तू मैं नहीं, सवाल सुनिए शाहीन साहब, शाहीन साहब, नहीं विपक्ष क्या पूछता है, आप सवाल सुनिए शाहीन साहब। शाहीन साहब आप सवाल सुनिए, शाहीन साहब आप सवाल सुनिए, एक सेकंड प्लीज, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। जो बात कही गई है वो बहुत गलत है, मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। ओके